फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, मैं पुजारी यार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी की क्लास यानी समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूं, खासकर उन प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए, विशेषकर यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी प्रवक्ता, जीआईसी, जीडीसी, केवीएस, एनबीएस, यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीपीजीटी है, एमपीसेट है, दिल्ली ट्रिपल एसबी है, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, किसी भी ऐसे स्टेट से अगर आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से नहीं समाजशास्त्र विषय से तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए काफी उपयोगी और साबित होगा। परीक्षाओं में जो परीक्षा आप देते हैं सोशियोलॉजी से समाजशास्त्र विषय से, किसी भी ऐसे एग्जाम की परीक्षा दे रहे हैं जिसमें समाजशास्त्र विषय से यानी कि सोशियोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये क्लास आप सभी के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। तो इस क्लास को आप लोग जरूर देखिए, आप लोग इस क्लास को मिस ना कीजिए, क्योंकि आप सभी का परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, जो यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं, अप्रैल में लगा ही है, और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, आपका हरियाणा भी असिस्टेंट प्रोफेसर, इनका भी लगा हुआ है। बाकी यूपी पीजीटी आप लोगों का मई में एग्जाम है, ये है। तो आप लोग खासकर ये जो भी प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं हमारे प्रवक्ता के और असिस्टेंट प्रोफेसर के, और जून में आप सभी का यूजीसी नेट जेआरएफ का होना ही है परीक्षा, उसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है। और दिल्ली का देखिए, आपका नोटिफिकेशन आ गया। आप लोग जो दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली की बहुत अच्छी, वहाँ सैलरी वगैरह बहुत अच्छी, आप जान ही रहे हैं। वहाँ का जो आपका टीजीटी पीजीटी दिल्ली अधीनस्थ का नोटिफिकेशन आज आपका आ ही गया, आप लोगों को सूचना मिल ही गया हो गया। ठीक है, तो आप लोग फिर से तैयारी, जो नए हमारे हम प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं वो भी बच्चे, आप लोग एकदम से कमर कस के तैयार हो जाएगी। ठीक है, और आइए देखते हैं आज आपके क्लास में ये क्या है प्रश्न उत्तर। ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस क्लास को मिस ना करिए, जरूर देखिए, खासकर वो प्रतियोगी छात्र छात्राएं जिनका परीक्षाएं लगे हुए हैं अप्रैल और मई में। तो आइए देखते हैं आज आप लोगों के क्या प्रश्न है इस क्लास में। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोग, वही मैं पुरानी बातें दोहराता हूँ, क्लास को शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और क्लास के अंत में अपना कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी लगी। और जो है आप लोग कापी पेन लेके बैठ जाइए, देखिए क्लास की शुरू हो गई है, कापी पेन लेके बैठ जाइए, इंपॉर्टेंट चीजें नोट करते चलिए। प्रश्न उत्तर नंबर 1 क्या कह रहा है, आइए ध्यान देते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 1, और थोड़ा फास्ट चलेंगे ताकि जो है कम समय में अधिक प्रश्न आपका हो जाए। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, सही नहीं सुमेलित है, ध्यान दीजिए। तो आपका ऑप्शन ए कर रहा है परिवीक्षा विवाह कुकी। ठीक है, ये परिवीक्षा विवाह कुकी जनजाति ये बता रहा है। ऑप्शन बी हट विवाह बिरहोर जनजाति। बिरहोर जनजाति कहाँ पाई जाती है, आप सभी को पता होगा, उत्तराखंड की है। और सेवा विवाह ये परीक्षा, ये देखिए मिस्टेक हो गया, सेवा विवाह परीक्षा विवाह ये दोनों विवाह हो गया, तो ये मिस्टेक है, गलत है। तो इसके जगह आपका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मान लेते हैं नट। ठीक है, नट, नट एक जाति है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, नट एक जाति, इस पे लिखते नहीं बनता, मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा मेरी आवाज सुनिए, ध्यान कर दीजिए लिखने पे। नट एक जनजात है, तो सेवा विवाह मान लीजिए नट में पाई जाती है। ऑप्शन डी कह रहा परीक्षा विवाह भील जनजाति में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, तो आपका देखिए मैंने यही बना दिया, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नट जो है एक जनजात नहीं है, एक जाति है ये। ठीक है, तो इस प्रकार सेवा विवाह, तो फिर सेवा विवाह किसमें पाई जाती है, ये भी थोड़ा नोट कर लिए। सेवा विवाह आपका खस जनजात में पाई जाती है। किस जनजात में पाई जाती है, खस जनजात, ये खा है और सा है, खस जनजात में जो आपका सेवा विवाह पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया। देखिए मैं घेरा कर दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, खस जनजात सेवा विवाह। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, थोड़ा तेजी से चलेंगे ताकि कम समय में प्रश्न जल्दी हो आप लोगों के लिए। देखिए पूरा तो आ जाएगा, स्क्रीन पे दिखेगा कि हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो आप प्रश्न नंबर 2, ये प्रश्न उत्तर नंबर 2 क्या कह रहा है, आइए ध्यान दीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न उत्तर नंबर 2 ये कह रहा है कि मॉर्गन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परिवार के उद्विकास का सही क्रम है। ये लुई हेनरी मॉर्गन महोदय हैं। ठीक है, उन्हीं के अनुसार कह रहा है कि मॉर्गन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परिवार के उद्विकास का सही क्रम है, जो आपके मॉर्गन महोदय हैं। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है, ये ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए कह रहा है समरक्त परिवार, युगल परिवार, समूह विवाही परिवार, पितृसत्तात्मक
परिवार, ये पितृसत्तात्मक परिवार, एक विवाही परिवार, ये ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है युगल परिवार, समूह विवाही परिवार और समरक्त परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, एक विवाही परिवार। ऑप्शन सी कह रहा है समरक्त परिवार, समूह विवाही परिवार, युगल परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, एक विवाही परिवार। तो फिर ऑप्शन डी कह रहा है समरक्त परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, युगल परिवार, समूह विवाही परिवार, एक विवाही परिवार, यानी कि एकल विवाही परिवार भी कहा जाता है इसको, एक विवाही परिवार को। ये लुई हेनरी मॉर्गन के अनुसार जो इसका क्रम है कौन सा होगा, तो आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 2 का आंसर, तो इसका क्रम आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लुई हेनरी मॉर्गन महोदय जो आपका है, ये क्रम जो बताते हैं परिवार के अपना, ये कहते हैं कि पहले समरक्त परिवार है, फिर समूह विवाही परिवार है, फिर युगल परिवार है, फिर सत्तात्मक परिवार, तो एक विवाही परिवार है एकदम लास्ट में। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये देखिए मैं एकदम क्लियर कर दूं आपका, ताकि कंफ्यूजन आपका ना दूर रहे, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 3 नंबर कह रहा हाइपोगैमी क्या है। ये हाइपोगैमी क्या है, आप लोग हाइपोगैमी जान रहे होंगे ना। अरे वही अनुलोम विवाह पतलोम विवाह। तो हाइपोगैमी मतलब होता है कि आपका पतलोम विवाह, और अनुलोम विवाह मतलब हाइपरगैमी, ठीक है। तो अब तो आप इसका आंसर दे देंगे। तो हाइपोगैमी क्या है, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा किसी कन्या का निम्न वर्ग जात के पुरुष से विवाह जो है। ऑप्शन बी कह रहा जात के बाहर विवाह। ऑप्शन सी कह रहा एक कन्या का एक पुरुष से विवाह। ऑप्शन डी कह रहा किसी कन्या का उच्च वर्ग या जात के पुरुष से विवाह। ऑप्शन डी कह रहा किसी कन्या का उच्च वर्ग या जात के पुरुष से विवाह। और ऑप्शन ए कह रहा किसी कन्या का निम्न वर्ग या जात के पुरुष से विवाह। तो आपको अनुलोम पतलोम विवाह के बारे में याद ही होगा, क्योंकि मैंने एक पूरी क्लास काफी अच्छे से जो है विवाह नातेदारी चैप्टर पे करा रखा है। उस क्लास को आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूज होगा जन होगा तो आपको विवाह नातेदारी जो चैप्टर है ना, वहां से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। इसी में आप लोग क्लास में देख लीजिएगा उसको। तो हाइपोगैमी मतलब मैंने कहा पतलोम विवाह। तो पतलोम विवाह क्या होता है आपको पता ही है कि जब कोई जो है कन्या अपने से छोटे जो है जात या धर्म या कास्ट में जो है या वर्ग में विवाह करती है, तो उसको क्या कहा जाता है, आपका पतलोम विवाह। ये हाइपोगैमी विवाह। तो इसमें यही ना ऑप्शन है, किसी कन्या का निम्न वर्ग जात के पुरुष से विवाह। तो ऑप्शन है इसका यही आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसका कंफ्यूजन मत रहिएगा ये, क्योंकि विवाह नातेदारी से आपका एग्जाम में प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपका देखिए जैसे अनुलोम विवाह है, इसमें क्या है, ये जो हमारे खासकर ये भारतीय कल्चर में पाया जाता है। आप जान ही रहे हैं ये पुरानी प्रथा ज्यादा आती है। अब तो भारतीय संविधान के तहत सबको बराबर का हक अधिकार प्राप्त है। आप किसी भी जात धर्म में शादी विवाह कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान आपको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। और क्योंकि ये पहले का नियम था कि अगर कोई व्यक्ति जो है हाइपरगैमी क्या अनुलोम विवाह, जब अपने पुत्री या बहन बेटी का विवाह अपने से उच्च वर्ग या सामाजिक स्थिति में जो उच्च स्थान प्राप्त हो, उसमें जब विवाह करता था तो उसको अनुलोम विवाह कहा जाता था, ठीक है। क्योंकि उसका पति जो होता था, जिसकी शादी होती थी, वो पत्नी से उच्च कुल का या समूह का माना जाता था, ये भारतीय प्रथा के अनुसार, और इसको सबसे अच्छी विवाह माना जाता है, ठीक है। और वही पतलोम विवाह है जब कोई कन्या जो है अपने से छोटे जाति धर्म या पुरुष से शादी करती है, वर्ग में शादी करती है, तो उसको जो है पतलोम विवाह कहते हैं। इस विवाह को जो है भारतीय समाज में अच्छा नहीं माना जाता था, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप एग्जाम्पल, जैसे आप पतलोम विवाह का क्या है, जैसे पतलोम विवाह में जब कोई जैसे इस जात प्रथा के अंदर जब कोई शुद्ध पुरुष किसी ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य कन्या से विवाह अगर करता तो इस श्रेणी का विवाह जो है माना जाता है, ठीक है। ये विवाह जो है आपका पतलोम विवाह के अनुकूल माना जाता है। और जब वही कोई पुरुष या कन्या जो है, जो अपने से जैसे कि कन्या है अपने से उच्च श्रेणी में जब चाहती ये विवाह करती है, कन्या जैसे क्षत्रिय वैश्य शूद्र कन्या से विवाह जब करता है, तो यही अनुलोम विवाह होता है, ठीक है। आप उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे, आपका कंफ्यूजन नहीं होगा।
अपने से उच्च कुल में शादी विवाह जब किया जाता है अनुलोम विवाह, अपने से निम्न कुल में शादी विवाह अगर कोई लड़की करती है तो पटलोम विवाह होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? प्रश्न उत्तर नंबर 4 कि अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक के लेखक कौन हैं? अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी एम.एस. गोरे, ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रश्न उत्तर नंबर 4 का आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आप लोग नोट करो, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज जो है ये 1966 में पुस्तक आई थी, ये एम.एस. गोरे की है। किसकी है ये? एम.एस. गोरे की। ऑप्शन सी ये सही आंसर है आपका, एम.एस. गोरे की है। नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग, क्योंकि एम.एस. गोरे जो है इनके कई पुस्तक हैं, इन्होंने काफी पुस्तकें लिखी है, तो यहाँ काफी प्रश्न आपका पूछा जाता है, तो पुस्तकें नोट कर लीजिए। जैसे एम.एस. गोरे की मैं नोट करा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे एक नंबर पुस्तक आपका मैं बता रहा हूँ, एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया, ये आई थी 1986 में। क्या है? एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया 1986। और दूसरी पुस्तक इनकी है, दूसरी पुस्तक क्या है? सोशल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये 1965 में आई थी। और तीसरी पुस्तक इनकी जो है आप लोग नोट कर लीजिए, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, जो 1968 में इसका आंसर है, आप देख ही रहे हैं। और चौथी पुस्तक आपका हो गया, चौथी पुस्तक क्या है आपका? नोट कर लीजिएगा। चौथी पुस्तक है सोशल वर्क एंड सोशल वर्क, 1965 में आई है। और पांचवी पुस्तक इनकी आपका है एम.एस. गोरे महोदय की। कौन सी पुस्तक है? ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली। और छठी पुस्तक आपकी इनकी हो गई एम.एस. गोरे की, द हस्बैंड वाइफ एंड मदर सन रिलेशनशिप। और सातवीं पुस्तक इनकी आखिरी सातवीं पुस्तक हो गई, कौन सी पुस्तक है? सम एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो ये उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ऑर्गेनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक एम.एस. गोरे महोदय की है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका। प्रश्न उत्तर नंबर 5 क्या कह रहा है? नोट करते हुए चलिएगा, सभी के सभी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है परीक्षा के बीच से। आपका 5वां प्रश्न कह रहा है, संक्रमणकालीन वृद्धि का तात्पर्य है। यही कह रहा है, संक्रमणकालीन वृद्धि का तात्पर्य है क्या है? ऑप्शन ए कह रहा उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर, ऑप्शन बी कह रहा उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर, ऑप्शन सी कह रहा निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर, ऑप्शन डी कह रहा निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संक्रमणकालीन वृद्धि का तात्पर्य किससे लगाया गया? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 6 आपका आ गया। प्रश्न नंबर 6 ध्यान दीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, दबाव समूह की क्या भूमिका है? ये दबाव समूह की क्या भूमिका, आप लोग पढ़े होंगे, दबाव समूह के बारे में जान ही रहे। ऑप्शन ए कह रहा समाज में झगड़े पैदा करने की भूमिका, ऑप्शन बी कह रहा राजनीति में लुका छुपी की भूमिका, ऑप्शन सी कह रहा व्यक्त समाज में शरारती भूमिका, ऑप्शन डी कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6 दबाव समूह की क्या है? तो इसका आंसर आप लोग जान लीजिए, दबाव समूह क्या है? तो दबाव समूह जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये जो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। दबाव समूह आपका ए बी सी डी। ठीक है, ये देखिए, तो इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त कोई नहीं दबाव समूह। ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दबाव समूह क्या है? जब किसी एक विशिष्ट वर्ग यानी सरकार या जनमानस यानी जनसमूह जब एक किसी समूहित को ध्यान में रखते हैं, उसमें प्रतिनिधित्व करता है, आपस में मिलकर उस व्यक्ति के मालिक या संगठनों समूह के यानी दबाव के रूप में अपना गुट बनाता है, उसे दबाव बनाता है, तो इसी को दबाव समूह कहते हैं। जैसे आप आधुनिक समय में एग्जाम्पल ले लीजिए, आप एग्जाम्पल स्वरूप लिख दीजिएगा, इसको अन्यथा मत लीजिए। जैसे इस समय आपका विश्व हिंदू परिषद हो गया, आरएसएस हो गया, ये क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी पे जो वर्तमान सरकार है, इससे दबाव बनाती है अपने बातें मनवाने के लिए, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो चाहे आपका आरएसएस हो।
ठीक है, वर्तमान सरकार। तो आप उम्मीद है समझ गए होंगे दबाव समूह किसे कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है आपका, प्रश्न उत्तर नंबर 7। तो 7 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा एक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष दोनों पर आधारित है। निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा एक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष दोनों पर आधारित है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा एक नातेदारी संगठन, ऑप्शन बी एक धार्मिक संगठन, ऑप्शन सी एक औद्योगिक संगठन, ऑप्शन डी एक सजातीय संगठन। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, ये एक औद्योगिक संगठन हो जाएगा प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष दोनों जो है आपके औद्योगिक संगठन में ही पाया जाता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 नोट कर लीजिए आप लोग। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है किसने नौकरशाही के बनावटी प्रतिनिधित्वपूर्ण एवं दंड केंद्रित प्रतिमानों का वर्गीकरण किया है। तो ऑप्शन ए कह रहा मैक्स वेबर, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी पीटर एन ब्लाउ, ऑप्शन डी आर के मर्टन। किसने नौकरशाही के बनावटी प्रतिनिधित्वपूर्ण एवं दंड केंद्रित प्रतिमानों का वर्गीकरण किया है। प्रश्न नंबर 8, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका पीटर एम ब्लाउ महोदय हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी नोट करते हुए चलिए आप लोग, ये पीटर एम ब्लाउ महोदय। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित विचारकों में से किसने यह स्वीकार नहीं किया है कि राज्य का एक नीतिपरक उद्देश्य होता है। किसका, राज्य का एक नीतिपरक उद्देश्य होता है। ये कौन सा ऐसा विचारक है जो ये स्वीकार नहीं किया है। तो ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी ये मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स हो गए। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 का है, तो आंसर इसका आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, मार्क्स महोदय। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स महोदय हैं। इन्हीं ने जो है ये स्वीकार नहीं किया है कि राज्य का एक नीतिपरक उद्देश्य होता है आपके कार्ल मार्क्स। बाकी अरस्तु गांधी के बारे में आप जान ही रहे हैं। ये लास्की एक नए आपके जो थिंकर हैं इनके बारे में तो मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं पता है। बाकी कार्ल मार्क्स राज को एक शोषणकारी संस्था के रूप में मानते हैं, नीतिपरक नहीं बल्कि क्या मानते हैं, राज को एक शोषणकारी संस्था के रूप में मानते हैं आपके कार्ल मार्क्स में। अगला प्रश्न देखते हैं, आइए क्या है। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न उत्तर नंबर 10 कह रहा है किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि धार्मिक विचारों से आर्थिक विकास प्रभावित होता है। किससे, धार्मिक विचारों से आर्थिक विकास प्रभावित होता है। यह किसका जो कथन है, या किसका विचार है, या यह किसकी अवधारणा है कह सकते हैं। आपका ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी एडम स्मिथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का। तो आप लोग बताइए इसका आंसर। इसका आंसर देखिए, ये अवधारणा आपका मैक्स वेबर का है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। पहली बात तो आप लोग इसको नोट करते हुए चलिए। ठीक है, ये प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है परीक्षा में कि यह किसका विचार है कि धार्मिक विचारों से आर्थिक विकास प्रभावित होता है। तो ये आपका मैक्स वेबर महोदय हो गए। आपके इमाइल दुर्खिम जो महोदय हो गए, ये ऑप्शन ए नोट कर लिए, इमाइल दुर्खिम। ये जानिए रहे सामाजिक तत्व, समाज की देवता है, समाज को मानते हैं। मार्क्स जो आपके कार्ल मार्क्स हैं, ये आर्थिक निर्धारणवाद की बात करते हैं, सर्वहारा वर्ग मजदूर वर्ग की बात करते हैं। इनकी विचारधारा, कार्ल मार्क्स एक अच्छे थिंकर हैं, इमाइल दुर्खिम अच्छे, मैक्स वेबर, ये सारे थिंकर तीनों जो है इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और मैक्स वेबर धार्मिक रूप से इन्होंने 6 धर्मों का अध्ययन किया है, जिसमें कलीनवाद, धार्मिक विचार, आर्थिक क्रिया को प्रभावित करने वाला, ये आप जान ही रहे हैं, सब बताने की जरूरत है नहीं, ये मैक्स वेबर इसका आंसर ही है। और एडम स्मिथ महोदय, ये इनके बारे में जान ही रहे हैं। एडम स्मिथ एक जो है अर्थशास्त्री हैं, ना कि ये समाजशास्त्री शिक्षा शास्त्री है। ये एडम स्मिथ एक अर्थशास्त्री है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न उत्तर नंबर 9, ध्यान दीजिएगा, ये 11 नंबर प्रश्न, सॉरी फ्रेंड, ये प्रश्न आपका 11 नंबर है। देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, पहचान कर सही उत्तर चुनिए। अच्छा, तो देखिए प्रश्न उत्तर नंबर 11, आइए ध्यान देते हैं हम लोग ठीक से। इसका ये मिलान का क्वेश्चन है और सन का क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये गलत होने के चांस
ज़्यादा रहता है। तो ये कह रहा है द बिहार हरिजन एक्ट 1947 बता रहा ना, अभी ध्यान देते चलिए, ये देखिए आपका सही है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। द बॉम्बे हरिजन एक्ट 1949 ये भी सही है, जो लागू हुआ था। और अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 ये आप सभी को पता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी कह रहा है आपका उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर आपका उपरोक्त सभी ही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12, ये 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए कि क्या हो गया। ठीक, सिस्टम थोड़ा गड़बड़ है लेकिन फिर भी काम हो रहा है, आप लोगों की परीक्षा है। और प्रश्न नंबर 12 आइए ध्यान देते हैं क्या कह रहा है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 12 कह रहा है जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा है, यानी जनजातियों को पिछड़ा हिंदू शब्द से किसने कहकर जो है पुकारा है, पिछड़ा हिंदू शब्द किसने कहा है। ये आपका ऑप्शन है श्यामाचरण दुबे। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि जनजातियों को पिछड़ा हिंदू शब्द कह के किसने संबोधित किया है या पिछड़ा हिंदू किसने कहा है। तो आपका ऑप्शन डी राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन सी गोविंद सदाशिव भूरिया, ऑप्शन डी इरावती कर्वे मैडम। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, बहुत जो है सोच विचार नहीं करना है। आपका जीएस घूरिये महोदय हो गए, यानी गोविंद सदाशिव भूरिया महोदय हो गए, इन्होंने जनजातियों को पिछड़ा हिंदू माना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। ये इन्हीं की अवधारणा है जीएस घूरिये महोदय की। आइए ये प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 13 आपका कह रहा है क्या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। अच्छा, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा क्या 1850 ईस्वी में पारित हुआ, ऑप्शन बी कह रहा 1955 ईस्वी में, ऑप्शन सी कह रहा 1961 में, ऑप्शन डी कह रहा 1989 ईस्वी में पारित हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका नोट करते हुए चलिए 1989 हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निरोधक अधिनियम 1989 में पारित हुआ था, क्योंकि ये अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 को जो संशोधन करके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निरोधक अधिनियम बनाया गया, तो 1989 में 1955 में अस्पृश्यता के तहत। ठीक है, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 14, 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 14 नंबर कह रहा है डिस्ट्रेस क्लास वेलफेयर लीग, डिस्ट्रेस क्लास वेलफेयर लीग की स्थापना किसने की थी। तो आपका ऑप्शन ए करा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी करा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी करा राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी करा मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 14 का, तो इसका आंसर आप सभी लोगों को पता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे। इन्होंने ही डिस्ट्रेस क्लास वेलफेयर की स्थापना किया था। आपके कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और बाकी बी आर अम्बेडकर एक अच्छे थिंकर है, भारतीय समाजशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा इनको और पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से बहुत आता है, चाहे बीसी नेट जेआरएफ वाले हैं, चाहे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं हों या पीजीटी वाले, पीजीटी प्रवक्ता वाले छात्र छात्राएं हों, सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट थिंकर है। और गांधी जी भी इम्पोर्टेंट थिंकर है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना आपके गांधी जी किए थे, आप सभी को पता है क्या, हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी किए थे। और आपके जो ये महात्मा गांधी अम्बेडकर जो दलित संबंधी जो मुद्दे पे सन 1932 में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता था, काफी बहसबाजी भी हुई थी, बात हुई थी दोनों में। और आपके ये गोखले गोपाल कृष्ण गोखले जो महोदय हैं सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किए थे, ये भी आपको पता है जहाँ तक मुझे मालूम है। और राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं। ये जो है आजकल यूपी की एक पार्टी है जो इन्हीं की विचारधारा को अपनी मानती है, ये जो है समाजवादी पार्टी जिसको कहते हैं। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म आपके एक जिला है जो अयोध्या से कटकर बना, पहले अयोध्या फैजाबाद था, तो फैजाबाद से कट के अम्बेडकर नगर जिला बना था। तो अम्बेडकर नगर का एक तहसील अकबरपुर तहसील में राम मनोहर लोहिया जी का जो है जन्म स्थान है। और वहाँ पे ये समाजवादी काल में जो अकबरपुर में आपका हवाई अड्डा है,
यानी कि एयरपोर्ट जिसको कहते हैं, हवाई पट्टी, हवाई अड्डा, जो भी कहिए, उसी के सामने एक लोहिया भवन पुस्तकालय के रूप में बनाया गया है, जो काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, ये प्रश्न उत्तर नंबर 15 नोट कर लीजिए आप लोग। ये कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या क्या है? अनुसूचित जनजातियों ने अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नगण्य है। कह रहा निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नगण्य है? ठीक है, नहीं के बराबर है। तो ऑप्शन ए कह रहा झारखंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी नागालैंड। तो कौन सी जो है, ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर अनुसूचित जात यानी कि एससी शेड्यूल कास्ट जातियों की संख्या नगण्य यानी ना के बराबर पाई जाती है? तो आप लोग बताइए कौन सी हो जाएगा इसका ऑप्शन, प्रश्न उत्तर नंबर 15 का। तो ये आपका ऑप्शन डी है, नागालैंड। ठीक है, नोट कर लिए क्या है, ऑप्शन डी नागालैंड ऐसा है जहां पर जो है अनुसूचित जात की जनसंख्या ना के बराबर पाई जाती है, यानी नगण्य नहीं पाई जाती, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्न नंबर 16, 16 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 16 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, पहचान कर सही उत्तर चुनिए, यानी कि ये भी मिलान का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है पंचायत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण। तो अनुच्छेद 243 डी यानी कि आर्टिकल 243 डी के तहत इसको बता रहा है। ठीक है, और आपका ऑप्शन बी कह रहा है नगर पालिकाओं में अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण अनुच्छेद जो है 243 टी यानी कि आर्टिकल 243 टी में बता रहा है। आपका ऑप्शन सी कह रहा है लोकसभा एवं विधानसभा में अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति का आरक्षण अनुच्छेद जो है 330 और 332 यानी आर्टिकल 330 332 में बता रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त सभी सही है। तो एक बार इसको आइए जो है सर्वे कर लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है पंचायत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण, ये देखिए आपका एकदम सही है। ठीक है, ये आपका एकदम सही ऑप्शन है। और बी कह रहा है नगर पालिकाओं जो है नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण अनुच्छेद 243 ये भी सही है, इसी के तहत है जो। ठीक है, नगर पालिकाओं में ये आरक्षण का प्रावधान। और लोकसभा एवं विधानसभा में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है ये 330 जो आपका है, ये 330 ये लोकसभा में पाया जाता है, इसके लिए आरक्षित कर रखा है। 332 के तहत विधानसभा में पाया जाता है। तो ये भी आपका सही है, सी भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। आप लोग नोट कर लीजिएगा क्या, उपयुक्त सभी सही है, क्योंकि तीनों ए बी सी आपका ये जो तीनों सही हो गया ना, तो सभी तो सही हो गया, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं आपका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। ये आज आपका जो है देखिए, क्योंकि लास्ट ये है, कितने प्रश्न थे, 16 प्रश्न थे। तो और आपके उम्मीद करता हूँ ये 16 प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर ना आया हो एक बार तो क्लास दोबारा देख लिया कीजिए। और आप लोगों को देखिए, मैं अपना ये मेरे चैनल का नाम आप लोग जान ही रहे हैं क्या है, सोशियोलॉजी बाई पुजारी यार या पुजारी यार बाई सोशियोलॉजी। ठीक है, कुछ लिख देंगे आ जाएगा। टेलीग्राम लिंक मैंने आप लोगों को दे रखा है, ऑफिशियल पुजारी, यहाँ पे आप लोग जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जोनेस क्या है, आप लोगों को यहाँ पे सारी नोटिफिकेशन और क्लास भी मिल जाएगा आपका। और ये व्हाट्सएप नंबर है आपको मैंने दे रखा है 9452 733 186। इस पर क्या है ना, आप लोगों से बात तो नहीं होगी, लेकिन आप लोग जो है चैट कर सकते हैं व्हाट्सएप से, जो है मैसेज करके बता सकते हैं कोई प्रॉब्लम कोई समस्या किसी भी प्रकार का पढ़ाई से संबंधित हो, खासकर सोशियोलॉजी से संबंधित। क्योंकि कुछ हमारे प्रतियोगी छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो हो सकता है सार्वजनिक रूप से यूट्यूब पे बातें ना कर पाते हो, तो मैंने उनको ये व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, वहाँ भी अपनी प्रॉब्लम कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे कॉल से बात नहीं होगी, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमेशा मैसेज से ही आपकी बात होगी। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज पे, तो आप लोग ध्यान दीजिए। आई होप आप
आज आप लोगों की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगली क्लास किस टॉपिक पर चाहिए और क्लास में क्या सुधार वगैरह किया जा सकता है आप ये भी बताइएगा। कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के जो है कमेंट का, आप लोगों की प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहता है। और क्लास में अगर कुछ सुधार की गुंजाइश है तो भी बताइए, और अगली क्लास आपको अगर किसी थिंकर या किसी टॉपिक पे पाए चाहिए तो भी बताइए, या इसी तरह प्रश्नोत्तरी चाहिए तो भी बताइए। और वैसे तो मैं आपका ये जो क्लास लेकर आता हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर आता हूँ, ये मत सोचिए कि ये आपका सिलेबस से बाहर है। नहीं, आप लोग अगर प्रैक्टिस से वगैरह सॉल्व करते होंगे जरूर देखते होंगे क्लास जो है आपके सिलेबस से ही होता है। चाहे आप यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या आप बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हो, या आप एमपी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, यानी कि या आप यूजीसी नेट जेआरएफ की या असिस्टेंट प्रोफेसर की किसी भी ऐसे परीक्षा की तैयारी करें जिसमें सोशियोलॉजी से पूछा जाता है, तो ये क्लास आप सभी के लिए है। ठीक है, और इस क्लास को जरूर देखिए, ये क्लास निःशुल्क है, इसका आप लोग जो है बेनिफिट उठाइए, इसका फायदा उठाइए। और ऐसा नहीं खाली खुद देखिए, इस क्लास को शेयर भी कर दिया कीजिए। शेयर करने से क्या है ना, आप जैसे और मित्रों को ये जो क्लास निःशुल्क है इसका बेनिफिट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक प्यारा सा लाइक करके जरूर छोड़ दिया कीजिए, क्योंकि आप लोगों का एक प्यारा सा लाइक ही जो है हमारी ताकत है। आप लोग इसी तरह अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच सभी फ्रेंड्स का।